परेशानी भी ला रहा है। मेरे साथ में जो और खास मेहमान हैं उनका हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पहाड़ी हिस्सों में जो आपदा आ रही है वो दहशत पैदा कर देने वाली है और लोगों के दिल जहन में ख्याल ये भी आता है कि महाप्रलय की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं क्या। मेरे साथ में खास मेहमान बने हुए हैं, उन सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करूंगी। और सबसे पहले सवाल मेजर जनरल वीके दत्ता आप ही से मैं करना चाहूंगी। जो सिचुएशन अभी हम उत्तरकाशी में धराली में बादल फटने के बाद में देख रहे हैं, जाहिर सी बात है उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी काफी टाइम लगेगा। आपको रीजन क्या समझ में आ रहा है? उत्तराखंड में भी उत्तरकाशी बार बार इस तरह की घटनाओं का साक्षी क्यों बन रहा है? रचना, आपका बीच में इंटरफेरेंस था, लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितना समय लगेगा, तो ऐसा है कि जब से घटना घटी है ये पीसीआर अगर प्रवेश हमारे साथ में है तो उन्हें डिस्कनेक्ट करा दीजिए। मेजर जनरल दत्ता आप अपनी बात रखिए। ओके रचना, देखिए ऐसा है, हाँ। ये एक बड़ा सडन इवेंट था जो बिना वार्निंग के हुआ। हालांकि हमने इस इलाके में 2013 केदारनाथ घटना के बाद यहाँ पे डॉपलर रडार लगाए थे। डॉपलर रडार वो यहाँ क्लाउड वगैरह के जो एक वार्निंग होता है उसको पकड़ लेते हैं, और डॉपलर रडार के माध्यम से पकड़े जाने के बाद वो तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट गवर्नमेंट के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में और जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी सेंटर होते हैं उनको दे दी जाती है। तो ये सारे के जनपदों में बॉक्स में उनको ताकि लोग अपनी जान सलामती के लिए किसी जगह पे चले जाएं या उस खतरे इलाके से हट जाएं। तो ये जो घटना घटी है बिल्कुल हुई, इसके अंदर बिल्कुल कोई समय नहीं मिला कि ये वार्निंग दी जा सकती या वार्निंग जाने के बाद ये नीचे लोगों तक पहुंचती, वो उसका बिल्कुल समय नहीं था। बहुत कम अवसर के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, बहुत भारी तादाद में पानी का रिसाव नीचे आया और धराली के अंदर जो नाला आके नदी में मिलता है वो अपने सामने वाले इलाके में जितने वहाँ आबादी थी, वहाँ पे बिल्डिंग्स थी, घर थे, होटल थे, उनको सबको बहा के लेगी। अभी ये जो घटना घटी है इसके अंदर कितना जान माल का नुकसान हुआ होगा ये तो तभी पता चलेगा जब ये पूरी कार्रवाई और पूरे आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज जुटा पाएंगी। अभी एक आंकड़ा आ रहा है कि 5 लोग मारे गए और 100 के करीब लोग रेस्क्यू हुए हैं, और जो लापता हैं उनको लेकर भी आशंका लगातार बनी हुई है। और जो तस्वीरें हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं वो तो बता रही हैं कि दहशत ये कितनी बड़ी है। जो लोग करीब से देख रहे थे या जिनके अपने घर दब गए, जिनके अपने लापता हो गए सैलाब के चलते, उनका दुख भी समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री खुद भी पहुंचे हैं, इसीलिए राहत बचाव की तमाम टीमें पहुंच रही हैं। मनु सिंह जी, रवि कुमार जी भी हैं। मनु सिंह जी, आपको क्या लगता है, ये हर साल की चीजें हो गई हैं, लैंडस्लाइड होना, बड़ी तबाही आना, बादल फटना, ये किसी महाप्रलय महाबर्बादी का संकेत है क्या? जी बिल्कुल, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं हो सकता है हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने कहा था कि वो पूरी तरह नक्शे से ही हट जाएगा। लेकिन मैं ये बात सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं कहता, जितने भी हमारे पर्वतीय राज्य हैं उन सब पे इस समय एक खास तरह का खतरा मंडरा रहा है। एक तो वैश्विक खतरा है ही कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मानव केंद्रित विकास की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। उनसे जिस मेघों का निर्माण, जिन मेघों का, वो तूफानी मेघ ही है, क्यूमुलोनिम्बस मेघ जिन्हें कहा जाता है, इसमें आर्द्रता का घनत्व अत्यधिक होता है। ऐसे मेघों में क्या होता है कि जब वो मानसून के समय में आते हैं तो आप देखेंगे कि मैदानी इलाकों में अल्पवृष्टि होती है। अल्पवृष्टि इसलिए होती है कि घनत्व इतना अधिक है कि उनको वो ठंडक नहीं मिल पाती जिससे वर्षण हो, यानी जिससे जो उनका वाष्प है वो वर्षा में परिवर्तित हो। होता क्या है, वो पूरे का पूरा भार जो है उस वाष्प का, उस आर्द्रता का, वो लेके पहुंचते हैं हिमालय, और हिमालय में लोकल कन्वेक्टिव इफेक्ट है अलग अलग वैलीज में, उत्तराखंड में बहुत अधिक है। तो वहां पर वो जब पर्वतों से विंडवर्ड साइड में टकराते हैं, ऊपर उठते हैं, तो तुरंत ही उनको ठंडक मिलती है और सारे की सारी आर्द्रता यानी सारे का सारा वाष्प जो है वो थोड़े ही समय में जल में परिवर्तित हो जाता है, वर्षा में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ ही समय में थोड़े से स्थान पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है जिसे हम बादल फटना कहते हैं। तो ये इसका वैश्विक कारण है। साथ ही साथ अगर हम इसका लोकल कारण देखें तो उत्तराखंड हो या हिमाचल, ये राज्य सीख लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं।
चाहे केदारनाथ की त्रासदी हो, चाहे आज तक एक त्रासदी आती है, ये आपदा में अवसर देखते हैं, ठेकेदारवाद वहां पनप ही रहा है, तुरंत कॉन्क्रेटाइजेशन में लग जाते हैं। आप देख रहे हैं कि हर बार जब बादल फट रहा है और पानी आ रहा है, तो जो स्लज है वो गाढ़े से गाढ़ा होता जा रहा है। वनों के कटाव के कारण गाढ़ा हो रहा है, जो वहां विभिन्न निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं उनकी वजह से गाढ़ा हो रहा है, और साथ ही साथ इतना कंक्रीट आप फ्रेजाइल यंग फोल्ड माउंटेन्स में डंप कर रहे हैं, उसकी वजह से गाढ़ा होगा। तो ये जो विकास की अवधारणा है, इस पे हमें चोट करनी पड़ेगी, और जब तक इसके मूल्य में प्राकृतिक मूल्य नहीं होंगे, वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं हो, आप देखिए उसी इलाके में लगातार रोज टूरिज्म के नाम पर और श्रद्धा के नाम पर हेलीकॉप्टर चलते हैं। उस पे कई 100 रिपोर्टें हैं कि कैसे उसकी वजह से भी जो मिट्टी है वो धीरे धीरे अपना तनाव जो है आपस में, कोहेजन जो है उसको खोती है, और साथ ही साथ वहीं पे वनों का कटाव होता है, जिसकी वजह से पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी को नहीं पकड़ पाती। ऐसे में कोई भी घटना होती है, उसके बाद आप देख रहे हैं एक ही साथ सैकड़ों लैंडस्लाइड आते हैं, मडस्लाइड आते हैं, और जानो माल का भारी नुकसान होता है। और ये नुकसान क्या कम किया जा सकता है किसी भी तरीके से, डॉक्टर रवि कुमार जी? बेशक रचना जी, बेशक। पहली बात तो मैं बहुत बधाई देता हूँ, डॉक्टर मनु ने बहुत अच्छी तरीके से जो कारण है उनको उजागर किया है। और आपने कहा, देखिए प्रकृति क्या है। प्रकृति जो है हमारे धर्म में, हमारे आस्था में प्रकृति को माँ की तरह माना जाता है। मुझे एक बड़ी पुरानी पिक्चर का गाना याद आ रहा है, जिसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूंगा। औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया। मैं कहूंगा कि प्रकृति ने जन्म दिया मनुष्य को और मनुष्य ने उसका बाजार बना डाला, जब जी चाहा बचला कुचला। तो अब अंतर क्या है कि प्रकृति माँ है, आदि शक्ति का रूप है, प्रचंड है। वो माँ की तरह से केयर भी करती है, जो चाहे पूरा आपको संसाधन देती है, आपको शेल्टर देती है, भोजन देती है। लेकिन अगर आप उसका दोहन शुरू कर देंगे, उसको माँ की तरह ट्रीट करने की बजाय आप उसका भोग की वस्तु बना लेंगे, तो फिर ये तबाही आनी लाजमी है। अब क्या इसको हम रोक सकते हैं? बेशक इसको रोक सकते हैं। ये आपदा बुलाई हुई है मानव के द्वारा। ये जो डेवलपमेंट जिस तरह से हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट का मॉडल हम अंधाधुंध पाश्चात्य डेवलपमेंट की नकल करने में लगे हुए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जो टेक्निक, जो तरीके पाश्चात्य या चीन आज से 10-20 साल पहले छोड़ चुका, नई टेक्निक अपना चुका, हम आज भी पुरानी तकनीक को ले रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको अपने सड़कें बनाने का। जैसे अभी कारण बताया डॉक्टर मनु ने। क्या होता है कि यहाँ इस इलाके के पहाड़ जो हैं, इनका आपस में कोहेजन कम है। ये सिल्ट से बने हुए, सैंड से बने हुए पहाड़ हैं, जो पानी को सोखेंगे। जब वर्षा होगी तो पानी को सोखेंगे। अब मट्टी का अपना वजन, साथ में पानी मिल गया, अब ये वजन इतना अधिक बढ़ जाएगा कि ये फिसलना शुरू हो जाएगा। वो कब फिसलेगा? अब जिस तरह से हम सड़कें बनाते हैं पहाड़ को काट करके, तो पहाड़ के स्लोप का जो हमारा स्ट्रक्चर था, हमने उसको खत्म कर दिया, और अब वो और ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। उसको बरसात के मौसम में, या अगर ऊपर की और बात करूं मैं, तो जहां स्नो है, जहां पे बर्फ होती है, वही बात वहां पे होती है एवलांची के रूप में। तो ये हम उसको पूरे जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। लेकिन इस किस्म की सड़कें बनाना बिल्कुल बंद हो चुका है। जो एडवांस कंट्रीज है वहां पे आज सड़कें बनती हैं स्ट्रिप्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, बजाय पूरा पहाड़ काटने के। आप केवल पहाड़ के ऊपर कटा करते हैं, फिर खंबा खड़ा करते हैं और उसके ऊपर सड़क बनाते हैं। आप नेट पे देखेंगे, आपको पूरे चीन में, आपके और जो बाकी ताइवान है, इन सब में आपको पहाड़ी इलाकों में ऐसी ही सड़कें मिलेंगी। पुराने तरीके सब छोड़ चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपका जो वनस्पति को काटना, जंगल काटने का है। पेड़ों की जड़ें जिस तरह से इस मिट्टी को रोक के रखती हैं। आज आप जाइए, मैं इस इलाके में कई बार गया हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ जनरल साहब मेरे से सहमत होंगे, क्योंकि मुझसे अधिक ही यहाँ गए हुए हैं। हाँ। आज से 40 साल पहले जो स्थिति थी, पूरे का पूरा हरियाली नजर आती थी। आज नंगे पर्वत खड़े हुए हैं, खाली मट्टी वहां पे है, पेड़ काट दिए गए हैं। ये जो लालच है मनुष्य का, और करप्शन है,
वो बहुत बुरी तरह से इस स्थान को खत्म किया एकदम जाएगा। सही कहा आपने। और ये हर किसी का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं या मेरे नोन में जितने लोग जाते हैं पहाड़ों में वो यही कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वहाँ लगातार हो रहा होता है। मेजर जनरल दत्ता, ये बहुत बड़ा रीजन है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह वहाँ विस्फोट हो रहे हैं और पहाड़ों को लगातार काटा जा रहा है, ग्रीनरी लगातार कम हो रही है, पहाड़ों की जो खूबसूरती है उसे खत्म कर दिया जा रहा है, तो फिर प्राकृतिक आपदा क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल रचना, देखिए ऐसा है, पूरा जो हमारा ये उत्तराखंड का इलाका है, बड़े नेसेंट माउंटेन्स हैं, ये स्टेबलाइज नहीं हुए हैं अभी। और जैसे पहले मेरे को पैनलिस्ट ने बोला है, यहाँ की जो मिट्टी की संरचना है वो स्टेबल नहीं है। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो लैंडस्लाइड्स होंगे, वो धरती धसेगी, और साथ साथ में कहीं पर वो जो मलबा इकट्ठा होके आर्टिफिशियल लेक्स भी बनेंगी, और जब वो लेक टूटेगी और फिर एक सैलाब लेके आएगी। लेकिन अभी ऐसा है कि हमको डेवलपमेंट भी करनी है, और डेवलपमेंट के साथ साथ में हमको पर्यावरण की भी रक्षा करनी है। जैसे अभी बताया गया कि और मुल्कों के अंदर, जैसे चाइना भी है एग्जाम्पल, आप देखिए उनके रोड कंस्ट्रक्शन का जो तरीका बिल्कुल बदल दिया गया है। अभी नई सड़कें हमारी भी कई पहाड़ों में जो बन रही हैं वो भी स्टिल्ट के ऊपर बनाई जा रही है। और उसका एक उदाहरण, अगर आप देहरादून का अप्रोच रोड देखेंगे जो आपके सहारनपुर की तरफ से आता है, वो पूरा जो सड़क का अलाइनमेंट है वो स्टिल्ट के ऊपर बनाया गया और पहाड़ को नहीं काटा गया, कम से कम काटा गया है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो पूरा इलाका है, चाहे चार धाम की यात्रा हो, या हमारी जो स्ट्रेटेजिक रोड्स हैं जो चाइना बॉर्डर तक हमको लेके जाने हैं, तो कई जगह पर हमें लाचारी से, मजबूरी से सड़क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ में दो मुद्दे और हैं जो पूरी दुनिया को इफेक्ट कर रहे हैं। एक है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा उसके साथ में लिंक्ड है क्या, क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज के चलते एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना या कंडीशंस कि एकदम तुरंत जो है बिना वार्निंग के कोई घटना घट जाती है जिसकी आप अर्ली वार्निंग नहीं पा सकते हैं। तो ये एक नया फिनोमेना पूरी दुनिया में इसका असर देखने को आ रहा है। और ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि जो इंसान है उसने अपनी तरक्की करनी है, अपना बिजनेस इंटरेस्ट देखना है, इकोनॉमी बढ़ानी है। और अगर हम ऐसे वनरेबल एरियाज के अंदर हैं तो हमको वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ के जियोलॉजी को ध्यान में रख के उसकी सेस्मिसिटी, ये पूरा इलाका जो जोन 5 के अंदर आता है, आप यहाँ पे 2 मंजिल से ज्यादा तो मकान बनाने नहीं चाहिए। अगर आप इसमें देखें जो कल का हादसा हुआ है, कई इमारतें तो वहाँ 3-3, 4-4 मंजिल की थी वो। तो अगर ऐसे स्पेसिफिक जोन में आप एक सेंसिटिव एरिया में आप ऐसी कंस्ट्रक्शन करने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये तो आप खुद ही इसको आपदा को न्योता दे रहे हैं। तो इसके साथ में क्या है कि जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम, मैंने पहले भी आपको जिक्र किया था कि डॉपलर रडार होना हमारे पहाड़ी इलाके में बहुत अनिवार्य है। और डॉपलर रडार के साथ में वायरलेस कम्युनिकेशन सीधा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के साथ, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों या डिस्ट्रिक्ट के हों, एक साथ ये मैसेज जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी नीचे तक इसकी खबर पहुंच जाए और लोग तुरंत। लेकिन सीखते नहीं ना मेजर जनरल दत्ता, यहाँ पर सीखते नहीं ना। केदारनाथ की आपदा से सीखा नहीं, जोशीमठ में लगातार जमीन धंसती रही, लोगों के मकान या तो गिर गए या तो उनमें दरारें आ गई, हमने सीखा नहीं। एक के बाद एक जो पहाड़ी हिस्सों में घटनाएं हो रही हैं, हम बिल्कुल सबक नहीं लेते, हम ऐसे ही चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, पहाड़ों की कटाई होती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह कि शासन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता, शायद हादसों को दावत देने जैसी ये घटनाएं हैं। अभी जो आंकड़ा है वो 5 की मौत का है। 100 से 150 लोग ऐसे हैं जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया, 50 से ज्यादा लापता हैं। आपको लग रहा है, हालांकि ऐसा ना हो, हम यही चाहेंगे, ईश्वर से ये प्रार्थना है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है? बिल्कुल, देखिए रचना, ऐसा है कि ये तो इनिशियल फिगर्स हैं। अभी उस मलबे में कौन कौन दबा, कितने टूरिस्ट थे, कितने लोकल थे, उनके जब जो लोग मिसिंग हो जाएंगे, वो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट करेंगे कि साहब हमारी पार्टी गई थी, उसका पता नहीं चला, मिलाप नहीं हो रहा, तो हमारी मदद करें। तो ये आंकड़े अगर आपको याद हो, केदारनाथ की जब घटना घटी थी तो हमने देहरादून के अंदर उत्तराखंड जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वहां पे एक पूरा हमने सेंटर बनाया था जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स के साथ में मिलाप में था और आंकड़े इकट्ठे कर रहा था कि कितने स्टेट के जो नागरिक थे, आए थे, जो उस समय केदारनाथ को विजिट के लिए, कितने लोग मिसिंग हो गए। और ये चलते 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 फाइनली जो फिगर निकल के आई, पहले 5700 और फाइनल फिगर कोई 6000 टॉप गई थी, जो केदारनाथ की घटना घटी थी।
तो अभी ये आंकड़े एकदम नहीं पता चलेंगे हमको, थोड़ा समय लगेगा जब तक ये फीडबैक लोगों का नहीं आने लग जाएगा। अनहोनी की आशंका बनी हुई है, मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए हैं, केंद्र सरकार कह रही है हर संभव मदद दी जाएगी, मदद का भरोसा दिया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हर कोई यहाँ वहाँ लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन तक जरूरी सामान या फिर उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का काम जारी है। मनु जी, जब जब बादल फटता है हम तबाही देखते हैं, वो सैलाब के तौर पर आगे बढ़ते हुए, क्या वो सैलाब, उसकी दिशा किसी भी तरीके से कंट्रोल की जा सकती है क्या, या फिर अनकंट्रोल्ड होती है चीज? क्योंकि हमने देखा कल जैसे सैलाब आगे बढ़ रहा था, वो खतरनाक तरीके से, कई घर थे रास्ते में, सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ दबा दिया। देखिए, एक तो सैलाब की जो दिशा है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, वो इतना सडन होता है, इतना त्वरित होता है कि कोई भी उसके मार्ग में आएगा उसे उड़ा दिया जाएगा। दूसरा, जो मैंने पहले भी बात कही थी कि जो विकास की अवधारणा इस समय उत्तराखंड में चल रही है, उसके कारण हो क्या रहा है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है। आप क्या कर रहे हैं भाई, अंग्रेजों तक ने क्या किया था, हमने उसको भी, उस पर भी पानी फेर दिया। देहरादून का एग्जांपल देता हूँ, पहले वहां कैनाल्स पे बना हुआ था देहरादून, कभी बाढ़ नहीं आती थी, जबकि 1922 का आप रेन का पैटर्न देखें, 1931 का देखें, उसके बाद 44 का देखें, 57 का देखें, 64 का देखें, अत्यधिक वर्षा हुई है देहरादून में। लेकिन क्योंकि कैनाल सिस्टम बना रखा था, वो सारी की सारी वर्षा आप देखते थे कि कैनाल के माध्यम से वो इरिगेशन में यूज हो जाती थी। हमने सारी कैनाल ढक दी। इसके बाद आप देखिए, देहरादून में हर साल बाढ़ आ रही, कभी मालदेवता में बादल फट गया था पिछले साल और कितनी तबाही हुई थी, थानों इलाके में कितनी तबाही हुई थी। तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो एक तरह से ना पूरा जो स्टेट है ना, वो ठेकेदारवाद पे चल रहा है, जो मुझे बड़ा कोफ्त होती है। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, ग्राउंड उसका ले रहे हैं, साधुवाद है उनको। लेकिन देखिए, शिव की नगरी है, शिव का मतलब ही मंगल होता है, लेकिन शिव तांडव भी करते हैं। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव द्वारा निर्मित त्रासदी है। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। और इसी में आप देखेंगे, जब सड़कों का निर्माण होता है तो जो आपका अपशिष्ट निकलता है उसमें, वो उसे नदी में डाल देते हैं। अब वो सारा कंक्रीट नदी में पड़ा रहता है, जब ऐसे तुरंत पानी आता है तो वो एक खतरनाक स्लरी और स्लज बन जाता है। और ये जो स्लजेस का मोमेंटम इतना अधिक होता है, आपने देखा है कि कैसे अट्टालिकाएं जो है ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गई। इसे रोक पाना असंभव है। साथ ही साथ जो जनरल साहब ने बात कही, हिमनद झीलें, इस समय हम एक उत्तराखंड में एक वाटर न्यूक्लियर बॉम्ब पे बैठे हैं। है 1000 झीलें हिमालय में हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी से जिनका हमें पता चल चुका है। 3000 इनमें ऐसी हैं जो 10 हेक्टेयर से बड़ी है। जिस दिन इसमें ग्लोफ बोलते हैं, यानी जो ग्लोफ की जल प्रलय आएगी, तो ये सब इतना विनाशक होगा कि हम उसे सोचकर ही खौफ आ रहा है। मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सोचकर ही खौफ आ रहा है। अभी इन तस्वीरों से हम इतने डरे हुए हैं, पूरा देश सन्न है इन तस्वीरों को देखने के बाद। डॉक्टर रवि कुमार से आगे डिटेल में मैं जानूंगी कि वो कैसे इन आपदाओं को देख रहे हैं। आप तीनों मेरे साथ में रहिएगा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है, तस्वीरें तमाम सामने आ रही है। खीरगंगा नदी में अचानक से आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को जलमग्न कर दिया। इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की आशंका बनी हुई है, जिन्हें जगह जगह ढूंढा जा रहा है। लेकिन सवाल है, हर साल उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला आखिर क्यों दिखाई देती है? हर साल मानसून में बादल फटने की घटनाएं आखिर क्यों बढ़ती चली जाती हैं? हिमालयी क्षेत्रों में कुदरत के कोहराम की वजह आखिर क्या है? रिपोर्ट देखिए और जानिए। तबाही, विनाश, विध्वंस और दिल दहला देने वाला सैलाब। बहुत मरी। उत्तराखंड में बादल फाड़ तबाही की इन तस्वीरों ने महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। विनाश के इस मंजर ने सबको हैरान कर दिया। उत्तरकाशी के धराली में कुदरत की विनाश लीला की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांपी। लेकिन सवाल खड़े हुए, आखिर पहाड़ों पर भयंकर तबाही क्यों हुई? पहाड़ों पर सैलाब का कहर क्यों टूटा?
उत्तरकाशी में कुदरत का कहर क्यों बरपा? इसका जवाब है पहाड़ों पर बेतरतीब विकास, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की। वैज्ञानिकों ने चेताया था, विकास के लिए पहाड़ों को तोड़ा जाना खतरे से खाली नहीं होगा। लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ेगा, जंगलों की कटाई से महाविनाश होगा, मानसून में भारी बारिश से तबाही का खतरा बढ़ेगा, गर्मियों में ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों पर मलबा जमा होगा। और वैज्ञानिकों की यह चेतावनी सच साबित हुई। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से पहाड़ों का जो मलबा नीचे आया, इससे धराली इलाके ने जल संभाली ली। खीर गंगा के सैलाब में गांव पूरी तरह से मिट गया। लेकिन उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं के पीछे एक और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है, जो है टिहरी डैम। वैज्ञानिकों की माने तो टिहरी बांध बनने के बाद बादल फटने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। दावा है कि टिहरी डैम की वजह से ज्यादा बादल बन रहे हैं। मॉनसून सीजन में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। इसलिए उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं में तेजी आई और इसकी सबसे भयावह तस्वीर उत्तरकाशी के धराली से आई, जहां जल प्रलय से हाहाकार मच गया। इस जल प्रलय में सड़कें, मकान, दुकान सब कुछ पानी में बह गए। यहां तक कि कई वाहनों को भी नदी का पानी अपने साथ बहा ले गया। कुदरत के कहर का ऐसा भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ों से नीचे उतरे पानी के तेज बहाव में एक ऊंची इमारत 2 हिस्सों में टूटकर पानी में बह गई। पानी के बवंडर के आगे किसी की नहीं चली, जो भी रास्ते में आया बहता चला गया। उत्तरकाशी में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया जिससे लोगों की रूह कांप गई। लेकिन तबाही के बाद फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई। राहत और बचाव कार्य के लिए सूबे के मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पर उतर गए। तबाही वाली जगह का हवाई सर्वेक्षण किया। कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गांव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहां पर फिर से व्यवस्थित हों, उसको हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन सवाल है कि उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला आखिर कैसे रुकेगी? क्या धराली की घटना के बाद सरकार चेतेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आगे बढ़ते हुए आपको धराली की 2 तस्वीरें दिखा देते हैं। एक जिसमें कि सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, यानी कि बादल फटने से ठीक पहले की तस्वीर। दूसरी, धराली की धरा कैसे खुशहाल है वो भी आप देखिएगा। लेकिन अब दूसरी तस्वीर जिसमें हर तरफ तबाही ही तबाही आपको नजर आएगी, यानी कि एक तस्वीर जिसमें सब कुछ सामान्य है, सब खुशहाल है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। नॉर्मली ये तस्वीर है जो बता रही है कि धराली में सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर जो दूसरी तस्वीर है जो बता रही है कि धराली में कैसे पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मानो यहाँ पहले कुछ था ही नहीं, बस मलबा ही मलबा दूर तलक नजर आ रहा है। इसी मलबे में लोगों के घर बह गए, घर दब गए, यहाँ तक कि जिंदा इंसान भी दब गए, यहाँ वहां लापता हो गए। 2 धराली, एक खुशहाल है, एक तबाह है, कुछ घंटों का अंतर है। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर बता भी रही है कि प्रकृति अगर क्रोधित हो जाए, अगर अपने पर आ जाए तो फिर पल भर में सब कुछ तबाह कर सकती है। डॉक्टर रवि कुमार, जब हम बात
नेचर की कर रहे हैं, प्राकृतिक आपदा की कर रहे हैं, और हम नेचर के खिलाफ कदमों की कर रहे हैं, पहाड़ का काटना, पेड़ों का काटना, जो कंस्ट्रक्शन के काम वहां पर हो रहे हैं, जो बड़े बड़े विस्फोट वहां पर हो रहे हैं, ये सब तो रीजन है। लेकिन क्या अब हम बहुत आगे आ चुके हैं? अगर अभी भी संभलते हैं तो क्या चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं, या फिर अब हाथ से निकल गई है बात? नहीं, ऐसी बात नहीं है रत्ना जी। बेशक इनको कंट्रोल किया जा सकता है। जो जो नुकसान हो गया वो हो गया, वो पीछे की बात है। लेकिन मैं कहूंगा अब तो समझ जाए। देखिए, विकास के कारण आपदा नहीं आती है। आपदा और ये जो है ये विकास के गलत तरीके के कारण होती है। और विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, तमाम चीजें बहुत अच्छे से स्टडी की जा चुकी हैं, टेक्नोलॉजी मौजूद है। बट हो क्या रहा है कि अपने थोड़े से लालच के कारण या वोट बैंक के कारण, क्योंकि अगर अभी जाकर के कोई अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा, जिनका मकान रह गए हैं वो फिर कहेंगे कि हमें वही मकान बनाना है, जबकि वो पूरे का आप पूरे पहाड़ों में जाके देखिए, नदी के साथ साथ मकान बने हुए। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी, और इसका एक ही तरीका है कि एक मास कम्युनिकेशन, हम जनता को समझाएं, उनको इस बात का ज्ञान हो कि हम जो कर रहे हैं गलत है, सही तरीका क्या है, और सही मार्ग पर चल के विकास भी हो सकता है और प्रकृति का संरक्षण भी हो सकता है। अब देखिए, अब कही बात इस आपदा को आपने प्रश्न किया था टालने वाली बात, या इसके पहली बात तो यह है कि हम वो सब, जैसे आपने अभी बात की कि विकास के गलत तरीके बंद करें, सही तरीके अपनाएं, विकास भी करें और प्रकृति का संरक्षण भी करें। दूसरी बात यह है कि तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हम एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएं, जैसे अभी जंगल साहब ने बताया था, खाली रडार ही नहीं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास ये तमाम तकनीक मौजूद हैं। DRDO की एक लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में, DGIS, जो कि टेरेंस को और स्नो को स्टडी करती आई है पिछले करीब 50 सालों से, और बहुत वॉल्यूमिनस डाटा है इनके पास, पूरे मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। आज सैटेलाइट हमारे पास मौजूद हैं, अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट अभी भेजा गया है, जो कि इन चीजों को बहुत बारीकी से स्टडी करता है। मिलीमीटर लेवल का जो चेंजेस आते हैं जमीन में, ये उसको पकड़ सकता है। साथ ही मॉइस्चर कंटेंट रियल टाइम में आप मॉनिटर कर सकते हैं कि सॉइल का मॉइस्चर कितना है। ये तमाम चीजें अल्टीमेटली आपदा लाने में या उसको रोकने में एक सहायक होती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन। लेकिन सवाल ये कि इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? जब तक आपके पास जानकारी है, लेकिन अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। जब हमें पता है कि पहाड़ों में मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है, पहाड़ बह सकते हैं, उसके बाद भी एक्शन तो कोई नहीं लिया गया ना। उन इलाकों में आपका पानी जब आएगा तो पानी कहां से निकलेगा? पानी उस नदी से निकलेगा। आप किसी भी रैंडमली पूरे पहाड़ी इलाके में, हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, आप इन पहाड़ी नदियों में चले जाइए, आपको जो नदी का बेड है, रिवर बेड, वो बड़े बड़े बोल्डर से, मट्टी से भरा पड़ा मिलेगा। और उसमें अधिकांश मट्टी वो है, जैसा कि अभी डॉक्टर सिंह ने बताया कि वहां कंस्ट्रक्शन चल रही है, मलबा वहीं फेंके जा रहे हैं नदी के अंदर। वहीं जब आपने नदी का बंद कर दिया, उसको पानी निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया, तो फिर पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगा और तबाही लेके आएगा। उसको जहां रास्ता मिलेगा, पानी अपना रास्ता बनाता है। ये प्रकृति का बहुत बड़ा पहला नियम है। तो इस कारण से हमें विकास भी करना है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें सही तरीके अपनाने हैं। विकास के जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना है प्रिडिक्शन में, अर्ली वार्निंग के लिए, और एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना है कि जो आपके जो सिविल अथॉरिटीज हैं वो उस पर तुरंत एक्शन में आ पाए, जल्दी से जल्दी एक्शन में आ पाए। तो ये तमाम चीजें अगर हम लागू करते हैं तो मैं समझता हूँ हम इस प्राकृतिक आपदाओं से बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन जो हमारे अपने हाथ में नहीं है। जब ये प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं तब आते हैं ना, शासन प्रशासन तो नींद से जागते हैं, या फिर तब ये दौरे होते हैं, तब राहत बचाव टीमें पहुंची जाती हैं वहां पर। वीके दत्ता जी, अगर टाइम रहते, क्योंकि आम लोगों के हाथ में तो वो चीज है ही नहीं ना। आम लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा शायद अपना घर गलत जगह बना लेंगे या फिर खतरे वाली जद में बना लेंगे, लेकिन मेन जो ड्यूटी है वो तो शासन प्रशासन की होनी चाहिए ना। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, कैसे हम प्राकृतिक आपदा को रोक ना सके तो कम से कम उसके चांसेस को कम कर सके। बिल्कुल, देखिए रचना, ऐसा है 2005 में डीएम एक्ट लाया गया, जिसके तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ, और उस ऑर्गेनाइजेशन के नीचे पूरा एक डिजास्टर मैनेजमेंट का तंत्र बना। क्योंकि पहले क्या होता था कि 2001 की अगर मैं बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो होती थी, आपदा प्रबंधन की जिम्मेवार होती थी कि साहब आपके यहाँ फ्लड आया, कितना नुकसान हो गया, उतना मुआवजा दे दिया।
उसके बाद में ये जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ होम को दी गई। लेकिन जब 2004 की सुनामी आई तो उस समय हमें देखा कि वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम भी इसको काबू नहीं कर पाई, ना उनका कोई ऐसा तंत्र था। और तब जाके 2005 में डीएम एक्ट बना, और डीएम एक्ट के बाद में एनडीएमए, एसडीएमए, डीडीएमए, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका पूरा संगठन हुआ। और इसके अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो चेयरमैन है एक्स ऑफिशियो एनडीएमए के। और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम जो हो गया, एनईसी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, वहां पे 14 मिनिस्ट्रीज हैं। सबकी बहुत अच्छी योगदान और जिम्मेवारी है, और एक बहुत सोचे हुए तरीके से एक पैराडाइम शिफ्ट लेके हम लोग आए हैं कि पहले जो रिस्पॉन्स सेंट्रिक हमारा अप्रोच होता था, उस हमने बोला प्रिवेंट, प्रिपेयर, मिटिगेट, कि आप होने से रोकें, आप उसकी तैयारी करें, आप उसका न्यूनीकरण करें, और आपके पास अगर कोई घटना घट जाए तो आपके पास रिस्पॉन्ड करने के लिए एक अच्छा तंत्र, मैकेनिज्म और फोर्स होनी चाहिए जो वेल इक्विप्ड हो, ट्रेंड हो, और जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचा सके। और रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तो होता ही था, पहले भी होता था, अब भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उनको हमको डिजास्टर रेजिलिएंट बनाना पड़ेगा, उनको उस एनवायरनमेंट और उस इलाके के हिसाब से आपको मॉडल करना पड़ेगा, ताकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो वहां के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अभी जहां तक ये क्लाउड बर्स्ट का सवाल है, आपको ध्यान होगा कि चलो हम अगर टेरी डैम की बात करें, हिमाचल में मंडी, कुल्लू, मनाली, उस इलाके में आपने देखा होगा 2 साल पहले भी बहुत भारी वहां पे सैलाब आया। शिमला की पहाड़ियां धंसने लग गई, और वहां पे मैं क्योंकि आर्मी से हूं, वहां पे सवाटू में एक गोरखा रेजिमेंटल सेंटर है, 150 साल पुरानी बिल्डिंग है अंग्रेजों के समय की, वो भी धंस के टूट गई। तो वो फिनोमेना हमें समझ नहीं आया हुआ क्या, पहाड़ क्यों नीचे को सरकते चले जा रहे हैं, वहां तो कोई सड़क भी नहीं बन रही थी। तो ये जो फिनोमेना है, ये जो जैसे पहले भी मेरे को पहले से बताया कि जो यहाँ के पहाड़ हैं वो पानी को ऑब्जर्व करते हैं, और पानी जब ऑब्जर्व कर लेते हैं तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। और अगर आप कल का भी देखें जो दराली में हुआ, वो पानी के साथ में मलबा आया, टन और मलबा, और वो मलबे के धक्के से सारी बिल्डिंगें ढह गई। अब ये मान के चले कि बुलडोजर की तरह वो इतना मलबा आया, इतना उसका फोर्स था, इतना वेट था कि कोई भी बिल्डिंग जो 3-3 मंजिला बिल्डिंग थी वो पत्ते की तरह ढह गई वहां। तो ये इसकी नेचर की फोर्स है। और जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जो लेकिन दुख की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उससे सबक नहीं सीखते। आम लोग तो फिर भी अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है, संबंधित विभाग हैं, शासन प्रशासन है, जिन्हें ज्यादा अवेयर होना चाहिए, संभल कर कदम उठाने चाहिए, वो होते नहीं। हाँ, बाद में जरूर राहत बचाव टीमें भेज दी जाती हैं, जैसा कि अभी भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। मेरे साथ में वीके दत्ता जी, मनु सिंह जी, रवि कुमार जी, बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से धराली में बादल फटा है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ हमें आगाह भी करता है और बताता है कि अगर अभी चीजें नहीं सुधारी गई या फिर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो फिर आगे भी इस तरह की आपदा आएंगी, जो खासतौर से पहाड़ी हिस्सों में आ रही हैं और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आ रही है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आप जानिए। 2 दिवसीय चीन के